प्लेन्स। प्लेन्स जो होते हैं और कुछ लेकिन लो लैंड होता है, जैसे प्लेट्यूज देखा और माउंटेन्स देखे, उनके कंपेयर में उनकी जो हाइट होती है काफी कम होती है, वो फ्लैट होते हैं, राइट, और वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो जो प्लेन रीजन्स है मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फेमस जो प्लेन्स है वर्ल्ड के, वो जनरली जो बिग रिवर्स होती है उसमें वो उनका फर्टाइल प्लेन बनाते हैं, राइट। तो वो प्लेन्स में इसीलिए ह्यूमन हैबिटेशन ज्यादा रहती है। एक तो पानी की रिक्वायरमेंट मिलती है, प्लस वो रिवर जो डिपोजिशन करती है, एल्यूवियल डिपोजिट करती है, इसकी वजह से जो पूरा लैंड वो फर्टाइल हो जाता है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा रहता है। इसीलिए जो मोस्टली वर्ल्ड के हम ज्यादा पॉपुलेशन पॉकेट्स को अगर हम फाइंड करें तो ज्यादातर ज्यादा पॉपुलेशन है इस तरह के प्लेन में पाई जाती है या एल्यूवियल डिपोजिशन प्लेन में पाई जाती है। प्लेन्स भी किस तरह से डेवलप होते हैं, एक तो पहले मैंने बताया रिवर डिपोजिशन जो होता है, फर्टाइल लैंड बनता है, उससे भी प्लेन्स जो है वो क्रिएट होता है। कई बार जो होता है सी के डिपोजिशन से भी जो है प्लेन्स क्रिएट होता है। सी के डिपोजिशन से कैसे हुए, सपोज हमारी जो एज जो अर्थ है वो आइस एज और वार्मिंग एज इस तरह के एजेस में से पास होती है। जब अर्थ पर आइस एज आता है तब क्या होता है कि जो सी का जो वाटर है वो वाटर जो है बन जाता है ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सी का जो लेवल है कम हो जाता है, और सी का लेवल कम होने की वजह से जो कोस्टल लैंड है जहाँ पे पहले पानी था वो अब एक्सपोज हो गए बिकॉज ऑफ द लोअरिंग डाउन ऑफ द सी लेवल। फिर वहां पे क्या होगा, विंड इरोजन होगा, ठीक है, वो जो लैंड है वो पूरा इरोड होगा। लेकिन जब फिर से वार्मिंग एज आएगा तब वो सारे ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग फिर से मेल्ट हो जाएंगे और सी लेवल राइज हो जाएगा। अब सी लेवल राइज हो जाएगा यानी कि वो कोस्टल एरिया में फिर से वहां पे पानी आ गया। अब वहां पे पानी आने की वजह से वो जो वेव एक्शन है फिर से वहां पे इरोड करेंगे और उस एरिया में जो है डिपोजिशन होता जाएगा। इस तरह के जब फिर से आइस जाएगा तब उस एरिया जो है पूरा एक फ्लैट लैंड बन जाएगा इन दोनों तरह की इरोजन की वजह से। तो वो जो कोस्टल लैंड होता है, वो कोस्टल प्लेन होता है, वो भी इस तरह के सी के इरोजन से भी बन सकता है। इरोजनल प्लेन होता है जो इस तरह के इरोजन से बनता है, रिवर के डिपोजिशन से बनता है, उसे डिपोजिशनल प्लेन कहते हैं। प्लेट्यू है, कोई हाईलैंड है, उसका भी इस तरह के विंड का या रिवर का इरोजन रहता है काफी हद तक, तो वो भी होता है, कभी कभी फ्लैट बन जाता है तो प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट वाइज मैंने बताया एशिया की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है इंडस, गंगा ब्रह्मपुत्रा, यांगत्से और हवांगे चाइना की मैंने बताया, ओब एंड इर्तिश रिवर इन रशिया, मैकोंग साउथ ईस्ट एशिया की, और यूफ्रेटिस टाइग्रिस वेस्टर्न एशिया की। यूरोप की दानुबे रिवर, राइन रिवर, रॉन, पो मैंने बताया था इटली की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, राइन जर्मनी की इंपॉर्टेंट रिवर, डॉन रिवर। अफ्रीका की ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इंक्लूडिंग नाइल, कॉन्गो, नाइजर इन ईस्ट अफ्रीका। कॉन्गो जो सेंट्रल में हम देखा कटंगा प्लेटू के पास में ये ओरिजिन हो रही थी। ऑरेंज रिवर, सदर्न अमेरिका में अमेजोन एंड प्रानाना पैराग्वे, नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो, सेंट लॉरेंस रिवर, कॉन रिवर इन अलास्का एंड मैकेंजी रिवर। मैप के साथ हम देखते हैं डिटेल में। यांगत्से रिवर इन चाइना, यहाँ पे तिबेटन प्लेटो से ये रिवर जो है ओरिजिनेट होके इस तरह से ईस्ट चाइना सी में जो है वो फ्लो करती है। उसके माउथ पे जो है पोर्ट, शंघाई पोर्ट ऑफ चाइना, वो इस रिवर के माउथ पे लोकेटेड है। शंघाई इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ चाइना। इसका जो एनुअल ट्रैफिक है यानी कि टनेज कहते हैं, जैसे जितने टन वहाँ पे शिपिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, उसका अगर हम टोटल निकालें तो इंडिया के 12 पोर्ट्स को मिला, हमारे 12 जो मेजर पोर्ट्स हैं उनका अगर हम ट्रैफिक के सभी टोटल करें तो भी शंघाई का जो है टोटल ज्यादा है, राइट। तो इट इज दैट इम्पॉर्टेंट, दैट बिग पोर्ट ऑफ एशिया शंघाई। इंडिया के 12 मेजर पोर्ट से भी जितना ट्रैफिक है उससे भी ज्यादा इसका हो रहा है। उसके बाद चाइना के कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज यहाँ पर है। ये भी याद रखिए कि ये जो रिवर है वो एक नेविगेबल रिवर है यहाँ तक, यानी कि ये जो सारे इंडस्ट्रियल जो सिटीज है उनमें जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो पूरा जो है इस रिवर के थ्रू नेविगेशन से शंघाई तक पहुंच सकता है, राइट। तो हमेशा जब वाटरवेज होता है वो रोड या रेलवे से काफी चीपर ये ट्रांसपोर्टेशन का मोड है, तो वो भी इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी इस रिवर का इम्पोर्टेंस है।
यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। चाइना की 35% पॉपुलेशन इस रिवर के अराउंड रहती है, इसी वजह से यहाँ पे आप वी शेप देख रहे हैं। यहाँ पे एक रीजन सिचुआन, यहाँ पे जो है राइस कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, इसे राइस बाउल ऑफ चाइना कहा जाता है। यहाँ पे बीच में जो सिटी है चेंगडू, वो इस राइस कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर का जो है पॉइंट भी है, और यहाँ पे ऑयल एंड पेट्रोलियम भी जो है यहाँ पे मिलता है। और एक सिटी है नानकिंग सिटी। यहाँ पे नानकिंग सिटी इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पे वुहान सिटी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। चोंगक्विंग सिटी वो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट सिटी है। यहाँ पे चाइना ने एक 3 गॉज डैम जो है डेवलप किया है, दिस इज द बिगेस्ट डैम ऑफ चाइना, और यहाँ पे उसकी नेविगेशन के लिए उसको बनाया गया है। यहाँ पे ऊपर से मैंने एक रिवर बताई थी, येलो रिवर और हवांग रिवर। उन दोनों रिवर को कनेक्ट करती हुई एक कैनाल भी चाइना ने बनाई है, यूनहो कैनाल। सो ये जो रिवर है आप देख सकते हैं चाइना की इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये लिस्ट आउट किया है फॉर योर नोट्स। यांगस से इज द 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नेविगेशन होता है यहाँ पे, उसकी 35 पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है। सिचुआन बेसिन, सांघाई, वुहान, नानकिंग, चेंगडू एंड 3 गॉज डैम एंड दिस द यूहोन कैनाल। Now we'll come to यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस रिवर। ये पूरा वेस्ट एशियन रीजन है। यहाँ पे ये इराक है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया होगा, यहाँ पे ईरान है, ये टर्की है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों जो रिवर्स है उनकी ओरिजिन जो है यहाँ इस तरह से होती है, यूफ्रेटिस रिवर एंड हियर इज द टाइग्रिस रिवर। इराक का जो कैपिटल है बगदाद, वो टाइग्रिस रिवर पर है। इंस्टेंट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो हिस्ट्री में भी इस रीजन का काफी इंपॉर्टेंस था। जो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी कंटेम्पररी टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो यहाँ पे डेवलप हुई थी। उसके बाद की बेबीलोनिया वो भी यहाँ पे डेवलप हुई थी। ये जो रीजन, ये जो रिवर्स है, इसके अराउंड यहाँ पे उसके माउथ में पेट्रोलियम भी पाया जाता है। आपको इराक अभी ज्यादा न्यूज में बिकॉज ऑफ द IS टेररिज्म, इस्लामिक स्टेट टेररिज्म, और इसके वजह से कुछ सिटीज आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे मौसुल है, किरकुक है एंड अल-बसरा सिटी ऑफ इराक। अभी शायद IS ने किसी पेट्रोलियम रिफाइनरी को कैप्चर किया था इन अल-बसरा। लेक वान और उर्मिया जो है यहाँ पर है। लेक वान इज इन टर्की एंड लेक उर्मिया इज इन ईरान। ये दोनों लेक्स की एक खासियत है कि ये दोनों काफी सलाइन है, यानी कि सलाइनिटी माप जो होता है उसे स्टैंडर्ड सैलिनिटी होती है ओशन की 35.5, लेकिन इस लेक्स की जो है अराउंड 350 या 400 जितनी इनकी सैलिनिटी है। These are very saline lakes of the world, Lake Van and Lake Urmia. So locate Lake Van in Turkey, Lake Urmia in Iran. Important centers in Iraq आप नोट कर सकते हैं, बगदाद, मौसुल, किरकुक, अल-बसरा। Now we'll come to the Amazon River. Amazon River हमें पता है is largest river of the world in terms of volume. ये रिवर भी जो है नेविगेबल है, यहाँ पे एक सिटी है इक्विस, वहां तक ये नेविगेबल है। इस रिवर पे सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है मनाउस। ये उसकी नेविगेशन जो है उसका हेडक्वार्टर भी है, और यहाँ पे इस पूरे रीजन में से मिलने वाले जो भी मिनरल्स हैं वो यहाँ पे जो है लाए जाते हैं और फिर यहाँ से वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ से मैंने बताया था इक्वेटर पास होता है। ये पूरा रीजन है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इससे ब्राजील में सिल्वास कहते हैं। सिल्वास आर ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये इतने डेंस फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट से जो ऑक्सीजन अर्थ को मिलता है इट इज वेरी लार्ज अमाउंट, इसलिए उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस एरिया में जो मिनरल्स मिल रहे हैं, इवन पेट्रोलियम्स, और इसकी वजह से इवन पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से ये जो फॉरेस्ट लैंड है वो अभी डिस्ट्रॉय होता चला है। काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है। यहाँ पे एक इक्वेडर कंट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे एक यासुनी नेशनल पार्क है। इस पार्क की बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। इसकी ऐसा कहते हैं कि इस पार्क की जितनी बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जितने नंबर ऑफ फ्लोरा और फौनल स्पीसीज जो मिल रहे हैं वो पूरे नॉर्थ अमेरिका की बायोडाइवर्सिटी से भी ज्यादा है। थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फॉरेस्ट। बट ये जो रीजन है उसके नीचे पेट्रोलियम मिला है, और ये जो इक्वाडोर कंट्री है, काफी पुअर कंट्री है, उसे इस पेट्रोलियम की जरूरत है। इसलिए ये जो कंट्री है उसने वर्ल्ड के कंट्रीज को बोला कि आप मुझे फाइनेंशियल एड दो। अगर मुझे फाइनेंशियल एड जो है उन्होंने एक लिमिट बताई थी, अगर इतने पैसे मुझे मिलते हैं तो आई वांट डिस्ट्रॉय दिस पार्क एंड एक्सप्लोर द पेट्रोलियम।
लेकिन उसका एक टाइम लिमिट कम हो गई, लेकिन उसे जितने फाइनेंशियल एड मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, और इसीलिए द यासुनी नेशनल पार्क इज इन डेंजर। यहाँ पे पूरा जो सेल्वास रीजन है वहाँ पे भी टीन मिनरल मिल रहा है, यहाँ पे नेचुरल रबर भी मिल रहा है, और ये जो ब्राजील है वो शुगर कैन और इस नेचुरल रबर के प्लांटेशन के लिए ये फॉरेस्ट जो है वो कट करते जा रहे हैं। अमेजोन रिवर के यहाँ पे माउथ पे भी पेट्रोलियम पाया जाता है। सो दिस इज द अमेजोन रिवर। सेल्वास, टीन रबर इन सेल्वास। सटाओ यानी ये जो है यहाँ अलग अलग फॉरेस्ट को अलग अलग नाम दिए गए। वहां पे एक सटाओ करके एक लैंड फॉरेस्ट है जो रैंचिंग यानी एनिमल हस्बेंड्री के लिए फेमस है। पेट्रोलियम रिजर्व एट द माउथ ऑफ अमेजोन, मनाउस एंड प्लेटू ऑफ माटो ग्रोसो पहले बताया मैंने, फेमस फॉर गोल्ड रिजर्व। मिसिसिपी मिसौरी रिवर बेसिन ऑफ यूएसए। ये यूएसए का मैप है। यहाँ पे जो है रॉकीज लोकेटेड है, यहाँ पे अपलाचियन लोकेटेड है, बीच में जो लोलैंड है वहां पे जो रिवर पास होती है, ये रिवर राइट हैंड साइड की उसे मिसिसिपी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी मिसौरी, इसकी वजह से उसे कंबाइंडली मिसिसिपी मिसौरी रिवर बेसिन भी कहा जाता है। ये जो पूरा एरिया है वो टेम्परेट ग्रासलैंड है। अभी समझ में ना, नो प्रॉब्लम, क्लाइमेटिक रीजन्स जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे व्हाट इज टेम्परेट ग्रासलैंड। लेकिन आप इतना समझिए कि ये बहुत ही कूल रीजन में ग्रासलैंड है। आज ये ग्रासलैंड जो है वो एग्रीकल्चर रीजन में कन्वर्ट हो चुका है। यूएसए का सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन है ये। यहाँ के कुछ स्टेट जो हैं वो एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, कुछ सिटीज है कैंसास जैसे, वहाँ एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। इस रीजन में व्हीट होता है, कॉटन एंड कोल, मेनली दिस 3 क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। यहाँ पे जनरली जो कॉर्न जो उगाए जाते हैं दे आर नॉट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। मेनली वो जो कॉर्न होते हैं वो एनिमल फैटरिंग के लिए यूज किए जाते हैं, एनिमल कंजप्शन के लिए किए जाते हैं। फिर जो वो एनिमल जो होते हैं वो फैटनिंग किए जाने के बाद यहाँ ऊपर इस लेक रीजन में शिकागो सिटी है, वहां पे उन्हें सप्लाई किया जाता है, वहां पे उनका स्लॉटरिंग होता है, मीट पैकिंग होता है और फिर उनका एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इस रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। टेम्परेट ग्रासलैंड उसे प्रेरीज भी कहते हैं यूएसए में। व्हीट, कॉर्न, कॉटन, कैंसास एग्रीकल्चर के फेमस है। सेंट पीटर्सबर्ग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखेंगे, इट इज एक्चुअली इन द अपलाचियन माउंटेन्स। वहां पे कोल और आयरन के रिजर्व्स है, इसीलिए ये सिटी जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। न्यू ऑर्लियंस, लेट मी लोकेट इट। यहाँ पे उसके माउथ पे एक सिटी है न्यू ऑर्लियंस। मैंने पहले बताया था गल्फ ऑफ मैक्सिको इज इम्पोर्टेंट फॉर सल्फर रिजर्व, तो इस सल्फर रिजर्व के बेस पे जो इंडस्ट्रीज है वो इस न्यू ऑर्लियंस सिटी में जो है डेवलप हुई है। यहाँ पे जो स्टेट है उसे टेक्सास स्टेट कहते हैं यूएसए का, उसकी कैपिटल है। और एक इम्पोर्टेंट रिवर बेसिन ऑस्ट्रेलिया का। पूरा यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह है और वेस्टर्न साइड का पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरा डेजर्ट है, और पूरा जो बॉर्डर रीजन है वो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे तो जो सभी इंपॉर्टेंट सिटीज है वो उसकी बॉर्डर रीजन पर है, राइट, क्योंकि वहां बीच में जो है वो इस तरह की इनहेबिटेबल लैंड है, पूरा डेजर्टिक रीजन है, माउंटेन रेंजेस है। ये जो रीजन है वहां पे काफी अच्छी पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ दिस रिवर्स। पहली जो नॉर्दर्न साइड जाती है उसे डार्लिंग रिवर कहते हैं, सदर्न साइड पे उसी की ट्रिब्यूटरी जो है मुरे, उसकी वजह से दोनों को कंबाइंडली मुरे डार्लिंग बेसिन कहते हैं। ये रीजन भी ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए फेमस है। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा डेवलपिंग कंट्री है जो एग्रीकल्चर कंट्री है, नॉट द इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के फेमस मेरिनो वूल है, मेरिनो शिप, उसको यहाँ पे रीडिंग होती है। इवन डेयरी डेवलपमेंट और डेयरी भी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। व्हीट की यहाँ पे अच्छी कल्टीवेशन होती है। ये भी ये पूरा टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसे ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। वूल एंड डेयरी प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज हमने देखे लैंडफॉर्म्स ऑन अर्थ, माउंटेन्स देखे, उनके टाइप्स देखे, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, उनके एग्जाम्पल्स देखे, किस तरह वो दोनों अलग हैं। प्लेट्यूज देखे, किस तरह से प्लेट्यूज बनते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखे हमने। प्लेन्स देखे और उसके मैप के सहारे हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रही हूँ, नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट।